एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये हमारा सीआरपीसी का पार्ट 2 है। हम लोग सीआरपीसी वन शॉट में तो नहीं, बट हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके सीआरपीसी को कंप्लीट कर रहे हैं। आपके आरजेएस एग्जामिनेशन के लिए, अपकमिंग कोई भी जुडिशरी एग्जामिनेशन है तो वो आप इस ये पर्टिकुलर रैपिड रिविजन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मैं कोशिश कर रही हूँ इस रैपिड रिविजन के सीरीज में सीआरपीसी के कि आप लोगों को पूरी एक कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप सिर्फ ये ही अगर देख करके, अगर आप प्री का एग्जामिनेशन में मेंस की बात नहीं कर रही, बट अगर आप सिर्फ इतना देख करके अगर प्री के एग्जामिनेशन में अपेयर करते हैं तो 100% कोई भी सवाल आपका सीआरपीसी से गलत नहीं होगा। ठीक है। और मुझे पता है कि काफी ज्यादा लेट हो गया है पार्ट 2 डालने में, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो नहीं, बट मेरा स्केड्यूल कुछ इस तरीके से बिजी चल रहा था कि मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि मैं वीडियो को शूट कर पाऊँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वही चीज़, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। और आई नो ये मेरा ऑब्लिगेशन है कि मैं आप लोगों को वीडियो टाइम पर डिलीवर करूं। और इस तरीके अभी सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं आरजेएस में, अगर देखा जाए तो 10-11 दिन। तो कोई बात नहीं, मैं जो है अब रेगुलर रहूंगी और आप लोगों को रेगुलरली वीडियो मिलेगी 99%। और दूसरी बात ये कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का भी वन शॉट लेने के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है। वन शॉट तो नहीं होगा, वो 2 पार्ट्स में होगा, या मिनिमम 2 पार्ट्स में होगा। और वो वन लाइनर्स के फॉर्म में हो सकता है। अभी मैंने फिलहाल यही प्लान किया है कि वो वन लाइनर्स के फॉर्म में हो। देखते हैं हाउ इट गोज, बट मैं सोच रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आपको वन शॉट आपके सामने लेकर के आऊंगी, ताकि आपको प्री के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और जितने भी क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन के प्री में आते हैं वो सारे इस वन शॉट से, आने वाले वन शॉट से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो चलिए बिना किसी अब देरी के शुरू करते हैं हमारा सीआरपीसी का पार्ट 2। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को 105 में बताया था कि बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। आप अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं तो वो काफी होता है। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत थी, क्योंकि मैंने देखा अभी किसी रिसेंटली किसी पेपर में आइडेंटिफाइंग की डेफिनेशन पूछ ली गई थी। मतलब ये नहीं पूछा था कि कौन से क्लॉज में ये बात दी हुई है, लेकिन उसमें ये पूछ लिया गया था कि आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है। तो ये बात आप पढ़ के जाइए कि आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बाकी फिर ये 3 डेफिनेशंस और बचती हैं, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं बनते, बट किस्मत खराब हो सकती है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप बस इसको एक बार अगर बेयर रीडिंग भी कर लेंगे तो वो काफी होगा। और देखने से भी देखो, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, जहां पर अगर आपने सिर्फ रीडिंग ही लगाई और अगर आप सीधे जाकर के क्वेश्चन देखते हो वहां पर, तो समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है और उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ से कोई सवाल बनता नहीं है, तो यहाँ हम इस चीज को पूरा ही 105 वाला स्किप करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर मैं कहूँ आपके सीआरपीसी का, तो वो चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ से अधिकतर सवाल बनते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात की चैप्टर 8 कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, ये भी एक सवाल बनता है। चैप्टर 8 में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर के बारे में बताया हुआ है। 106 हमें बताता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। तो यहाँ पर 2 अथॉरिटीज हैं, कौन? कोर्ट ऑफ सेशन एंड जेएमएफसी फर्स्ट क्लास। ठीक है। मजिस्ट्रेट कन्विक्ट्स, यहाँ पर पर्सन को कन्विक्ट करते हैं किसी ऑफेंस के लिए जो कि स्पेसिफाइड करे गए हैं इन सबसेक्शन में, सबसेक्शन 2 में। ये आपको ऑफेंस पता होने चाहिए कि कौन से ये ऑफेंसेस हैं, तो ये याद करना है। या फिर कमीशन हुआ है इन ऑफेंस का तब, या फिर जो है अबेट भी अगर किया है तो, एबेट भी अगर किया है तो भी, और अगर कमीशन हुआ है तो भी। तो ये एक बार पढ़ लेना। और उसके बाद सबसेक्शन 3 में आपको दिखेगा कि अगर कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज, अगर कन्विक्शन सेट असाइड कर दिया गया, मान लो उस बंदे ने जो कन्विक्ट किया गया था, कन्विक्टेड पर्सन ने अगर अपील करी और उस अपील को सेट असाइड कर दिया गया, ठीक है, तो बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया गया है वो वॉइड हो जाएगा। अब ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है ना, कि अगर मान लो यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन ने या जेएमएफसी ने बॉन्ड निकाला था उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसको वो बॉन्ड फुलफिल करना था। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर भूल गए हैं, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। ये जो बॉन्ड होता है ये 3 इयर्स तक का होता है। ये सवाल कईयों बार बनता है कि बॉन्ड कितने दिन का होता है, तो 3 साल का बॉन्ड होता है 106 में। ठीक है, ये बात याद रखना।
और ये पीस ऑन कन्विक्शन, मतलब आप देखो इससे सवाल क्या क्या बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अथॉरिटीज कौन कौन सी है 106 में, कितने समय के लिए बनता है, 3 साल के लिए बनता है, ठीक है। ऑफेंसेस कौन कौन से कमिट हो रहे हैं यहाँ पर या एबेट हो रहे हैं वो, और फिर यही सबसेक्शन 3 से आपसे सवाल बनता है कि अगर अपील कर दी गई, अपील में अगर कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया है तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है वो वॉइड हो जाएगा। सबसेक्शन 4 में बताया कि कोई भी ऐसा ऑर्डर है जो भी अपीलाट कोर्ट ने, मतलब कोई भी इसमें जो ऑर्डर है, इस सेक्शन के अंडर जो ऑर्डर है वो अपीलाट कोर्ट भी दे सकती है, कोर्ट जब अपनी रिवीजन की पावर्स एक्सरसाइज कर रही है तो वो भी दे सकती है, तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 107 में बताया, अब ये थोड़ा सा मैं टाइम लेकर के पढ़ाऊंगी क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं। देखो चैप्टर नंबर 8 से मैंने आपको बताया सेक्शन बेस्ड, जैसे मैंने 106 में बताया सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। अथॉरिटीज कौन कौन सी है, कौन से सेक्शन में, कितने टाइम के लिए बॉन्ड जो है वो वैलिड रहता है, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर पढ़ करके जाननी है, ठीक है। 107 में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, अब अदर केसेस के मामले में आ गया। तो वो अदर केसेस है कौन सी, सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पर अथॉरिटी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि कोई ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो सकती है या फिर कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो सकता है, दैट में प्रोबेबली कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जो ऐसा प्रोबेबल लग रहा है कि वो ब्रीच ऑफ पीस कर देगा या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। और सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड अगर करने के लिए, तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं वो, देखो एक शो कॉज नोटिस होता है, मतलब उस बंदे से ये बात पूछी जाएगी कि क्यों हम आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट ना करवाएं, ठीक है। रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, उससे पूछा जाएगा, उसको एक नोटिस दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा आप इसके जवाब में ये बताएं कि क्यों आपसे जो है ये बॉन्ड ना भरवाया जाए, ठीक है। फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, अब यहाँ पर 1 ईयर का टाइम है, ठीक है। Then proceedings under this section may be taken before any executive magistrate, यहाँ पर किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा हो सकता है ये, ठीक है। बस यहां से इतना ही सवाल आपको बनेगा, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। देन 108 में क्या बताया, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसमिनेटिंग सिडिशियस मैटर्स। अब यहाँ पर सिडिशियस मैटर्स है, अब यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ही जो है वो अथॉरिटी है, अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है कि उनकी लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई पर्सन है, ठीक है, इधर ओरली या फिर इन राइटिंग इन एनी अदर मैनर इंटेंशनली डिसमिनेट कर रहा है या अटेम्प्ट टू डिसमिनेट और अबट्स द डिसमिनेशन ऑफ एनी मैटर, इन सारे मैटर्स का, तो ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो टाइम दिया हुआ है वो 1 साल तक का दिया हुआ है, 1 साल तक के लिए जो है वो मजिस्ट्रेट बॉन्ड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एक चीज सबसेक्शन 2 में ये बताई गई कि कोई भी प्रोसीडिंग्स कुछ लोगों के अगेंस्ट यहाँ पर नहीं होती, जैसे कि एडिटर के अगेंस्ट, प्रोप्राइटर के अगेंस्ट, प्रिंटर, पब्लिशर या कोई भी ऐसी पब्लिकेशन रजिस्टर्ड अंडर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट, ठीक है। इनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी सेक्शन के अंडर, एक्सेप्ट बाय द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज कर दे तो इनके अगेंस्ट चल सकती है, लेकिन नहीं चलेगी, वैसे जनरल रूल यही है कि नहीं चलेगी। 109 में हमें बताया गया सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, अगर कोई ऐसे सस्पेक्टेड पर्सन है कि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है, तो इस तरीके से अगर रीजन टू बिलीव अगर लग रहा है तो ऑर्डर 109 में पारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ही काम आता है। तो आप देख रहे हो अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 106 में देखा कि कोर्ट ऑफ सेशन और जेएमएफसी जो है ऑर्डर दे रहे हैं और वो 3 साल का ऑर्डर है। बाकी वहां से लेकर के 106 के बाद से 107, 108 और 109 में हम देखेंगे कि 1 साल का टाइम है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ही अथॉरिटी है। और 110 में भी अभी आगे जो देखोगे वो तो देखोगे ही, पहले यहां तक समझो कि 107 से लेकर के 109 तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और आपके 1 ईयर तक का ही टाइम वो बॉन्ड मतलब एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो रिसीव इन्फॉर्मेशन दैट देयर इज, कोई अगर पर्सन है इनकी लोकल जुरिस्डिक्शन में, कोई प्रिकॉशंस ले रहा है खुद को कंसील करने के लिए, खुद को छुपा रहा है, या अगर रीजन टू बिलीव दैट इज डूइंग सो, या फिर ऐसा लग रहा है, ऐसा रीजन टू बिलीव है कि वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करना चाहता है, ठीक है। सो द मजिस्ट्रेट मे इन द मैनर हियर आफ्टर प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर्ड, वही चीज है कि उसको शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप बताइए क्यों आपके अगेंस्ट बॉन्ड को एग्जीक्यूट ना किया जाए, और ये बॉन्ड एग्जीक्यूट कितने दिन के लिए होगा, 1 साल के लिए, एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, जो भी मजिस्ट्रेट को सही लगे जैसे भी,
ठीक है। देन सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, अब हैबिचुअल ऑफेंडर्स आपको 110 में दे रखे हैं। सस्पेक्टेड पर्सन हमने कहाँ पढ़ा, 109 में, पूरा ही हाईलाइट हो जाता है, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलो, वेर एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर वो इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है कि उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई पर्सन है, बाय हैबिट रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, तो ये सारी चीजें एक बार पढ़ लेना, ये सब वो बाय हैबिट कर रहा है। ये जो आपके ये वाले नाम है ना, एनी ऑफेंस या फिर कोई ऐसा ऑफेंस उसने कमिट किया, हैबिचुअली कमिट कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है कमिट करने की, अबेट कर रहा है ऐसे कमीशन को इन एक्ट के अंदर, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, तो ये सारी चीजें आपको इन एक्ट का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि भूले बिसरे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंने देखा है एक दो बार पूछा गया है, तो हो सकता है कि पूछ ले। और वैसे भी आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से पेपर्स आए हैं मध्य प्रदेश में, प्री के पेपर्स, और बाकी सारे स्टेट जुडिशरी में, तो थोड़ा थोड़ा लेवल सारे स्टेट जुडिशरीज अपना लेवल हाई कर रहे हैं, यानी कि डीजीएस के लेवल पे वो पहुंचाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आरजेएस डीजीएस के लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ऐसा उम्मीद नहीं है, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, ऐसी उम्मीद नहीं है कि आरजेएस डीजीएस के लेवल पे पूछा जाए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, घबराना नहीं है इस चीज से लेकर के कि मैम ने कह दिया तो आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, मतलब ऐसा दूर दूर तक कोई आसार नहीं है कि डीजीएस के लेवल पे आएगा। लेकिन जितने डायरेक्ट क्वेश्चन अब तक पूछे जाते थे, उससे थोड़ा सा हट करके पूछने का मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा सा हट करके पूछा जाए क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाए, मतलब आप उतने डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो है, हमें जो चीज लोग नहीं पढ़ के जाते हैं वो अपने को पढ़ के जानी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसे गलत ना हो। मतलब सिली मिस्टेक्स तो एटलीस्ट, मतलब पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ा तो वो चीज नहीं करके जानी है। जब सामने है, इतना दिख रहा है कि लिखा है, तो पढ़ लो, ठीक है, वो चीज है। बाकी जो छोड़ रहे हो तो फिर वो सभी छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश और हिंदी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही दोनों सब्जेक्ट हैं जो आपको मेरिट लिस्ट में लेकर के आएंगे। और ये आपका, क्योंकि लॉ देखो 70 नंबर का हर कोई करके जा रहा है, सबने 5 साल की एलएलबी कर रखी है, सबने 5 साल का ऑनर्स कर रखा है, सबने 3 साल की एलएलबी कर रखी है, ठीक है। जो भी वहां पर आपके सामने पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, जो भी आपको कॉम्पिटिटर है, तो लॉ में अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगा दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें। लेकिन अब जैसे ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस है, मतलब कि अब ये क्वेश्चंस या तो आपको आते हैं या तो आपको नहीं आते हैं, इसमें कोई भी ऐसा आप लॉजिक नहीं लगा सकते कि नहीं ये नहीं ये होगा, तो ये चीज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश और हिंदी पे ज्यादा फोकस करना है, बस इतना सा ही मेरा कहना है। और ये मैं कोई पहली बार नई बात बोल रही हूँ, हर कोई यही बात कहता है कि इंग्लिश और हिंदी पे ज्यादा फोकस करना है अगर मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, 106 में और 110 में, ठीक है, 106 में जहां पर कन्विक्शन की बात करी जा रही है और 110 में जहां पर हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात करी जा रही है, सिर्फ वहां पर 3 साल तक का ही टाइम है, मतलब वहां पर नॉट एक्सीडिंग 3 years, बॉन्ड यहाँ पर 3 साल तक का होगा, ठीक है, सिर्फ 106 में और 110 में। और सिर्फ 106 में कोर्ट ऑफ सेशन और जेएमएफसी है, बाकी हर जगह आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद 111 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑर्डर जो है यहाँ पर ऑर्डर देखने को मिलता है, ऑर्डर टू बी मेड। तो बेसिकली इट मींस कि जब कोई मजिस्ट्रेट एक्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 107, 108, 109 और 110, ऊपर के सेक्शंस के अंडर जब मजिस्ट्रेट एक्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए कहा जा रहा है, तो वो ऑर्डर करेंगे, राइटिंग में उनका ऑर्डर होगा, वो एक सब्सटेंस को सेट फोर्थ करेंगे, जो भी उनको मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उसका सब्सटेंस वो लिखेंगे, अमाउंट क्या है बॉन्ड का जो एग्जीक्यूट कराने वाले हैं, टर्म क्या है बॉन्ड का, मतलब कितने दिन के लिए वो होगा, ठीक है, नंबर, कैरेक्टर और क्लास ऑफ श्योरिटीज, जो भी श्योरिटीज रिक्वायर्ड है उनका नंबर, मतलब अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है, विद और विदाउट श्योरिटीज भी हो सकता है, तो इसलिए इफ एनी लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी। फिर उसके बाद सीधे सीधे 117 पे आ जाओ। 117 कह रहा है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर बताया कि जब इंक्वायरी पे ये प्रूव हो जाए कि नेसेसरी है, इंक्वायरी पे ये प्रूव हो जा रहा है कि नेसेसरी है बॉन्ड को एग्जीक्यूट कराना फॉर कीपिंग पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, ठीक है। तो प्रोवाइजो क्या कह रहा है, तो एक ऑर्डर मतलब उसके लिए पारित किया जाएगा, मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पारित करेंगे, ठीक है। प्रोवाइजो कह रहा है कि ये अकॉर्डेंस में होगा
विद सेक्शन 111। अब हम 117 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें 111 का जिक्र किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लॉज बी में कह रहा है अमाउंट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव अमाउंट नहीं होना चाहिए। वही चीज है जैसे हम रिलेट कर सकते हैं आईपीसी से कि फाइन जो है एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद माइनर के रिस्पेक्ट में तो बॉन्ड जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी श्योरिटीज ही वो कर पाएंगी, क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूट कर पाएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। उसी तरीके से होगा सेक्शन 111 में अमाउंट एक्सेसिव नहीं होगा, और माइनर का अगर केस है तो उनकी श्योरिटीज ही बॉन्ड को एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी यहाँ से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीडिंग लगाना चाहो लगा लेना, बट टाइम वेस्ट है, सारे डेट सेक्शन है, यहाँ से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9। देखो चैप्टर नंबर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केसेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी। पहले हम लोग 125 से शुरू करते हैं थोड़ा। देखो 125 में बताया ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ठीक है। ऑर्डर किस लिए दिया जा रहा है? वाइफ को मेंटेन करने के लिए, बच्चों को मेंटेन करने के लिए, और माँ बाप को मेंटेन करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। ऑर्डर दे कौन रहा है? जेएमएफसी। कहाँ लिखा है मैम? यहाँ लिखा है, ठीक है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी ऑर्डर दे रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, ठीक है, ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस। मतलब ये जो पर्सन है, यानी कि देखो मेल ही हो सकता है यहाँ पर, वाइफ कंटेक्स्ट में तो मेल हो सकता है। हाँ, कई जगह यहाँ ये भी बताया गया है कि आपकी क्या बोलते हैं उसको, लड़कियां भी हो सकती हैं, यानी कि जो डॉटर्स होती हैं भाई, पेरेंट्स तो भाई लड़का मतलब बच्चा उनका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो क्या लड़की मेंटेन नहीं करेगी? नहीं, लड़की भी मेंटेन करती है, ठीक है, लड़की भी मेंटेन करती है, ऐसा प्रावधान है। ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं कि वाइफ्स को, क्योंकि इसी के बारे में, हस्बैंड और वाइफ के बारे में ज्यादा चीजें दे रखी है, तो इस वजह से वाइफ पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन पे इतना पूछा नहीं जाता। चिल्ड्रंस कह रही हूँ, देखो चिल्ड्रन पे ज्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि जो बंदा या बंदी है निग्लेक्ट कर रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं, तो ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब रिफ्यूज कर रहे हैं मेंटेन करने से, या नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो मंथली अलायंस के लिए उनको जो है कह सकते हैं, और ऑफ हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर और मदर एट सच मंथली रेट पर एज सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या कोई रेट फिक्स कर रखा है क्या, कि मतलब रेट का मतलब है कि क्या कोई मंथली अलायंस फिक्स कर रखा है क्या, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए दिए जाएंगे महीने के, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई रेट नहीं फिक्स है, कोई मंथली अलायंस फिक्स नहीं है कि इतना दिया जाएगा, 5,000 रुपए दिए जाएंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है और अपनी उनकी कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाता है कि भाई सामने वाला बंदा कितना दे सकता है। जिस तरीके से फाइन का होता है कि फाइन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर होता है कि अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। कि अब इतना आदमी अगर सिर्फ महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है तो उसको बोलो कि 30,000 रुपए वो दे, मेंटेनेंस दे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर वो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए कमा रहा है तो 30,000 या 50,000 रुपए तो नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि क्या वाइफ को देखते हुए मंथली अलायंस डिसाइड किया जाता है, तो हाँ, मतलब किस तरीके से वाइफ का लाइफस्टाइल है, या किस तरीके से जो भी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है उसका लाइफस्टाइल किस तरीके से है, ये चीज देख करके ही मेंटेनेंस दिया जाता है, और साथ साथ की उस बंदे की, देने वाले की कैपेसिटी भी देखी जाएगी, ठीक है। रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज वाइफ, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, मतलब कोई ऐसी वाइफ है जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है और उसका हस्बैंड भी उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, इस वजह से ये पढ़ लेना, ध्यान रखना है इसको, कि हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, ठीक है। चाइल्ड, माइनर चाइल्ड इलेजिटिमेट भी हो सकता है, लेजिटिमेट भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेन बात यह है कि वो अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए, तो मेंटेनेंस वो मांग सकते हैं, वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर नहीं होगी, ठीक है। मैरिड डॉटर को यहाँ पर इसके एम्बिट से बाहर रखा गया है कि मैरिड डॉटर को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटी, अगर कोई उसको प्रॉब्लम है फिजिकली, जैसे मान लो कि चल नहीं पाता है या ऐसा कुछ है, ठीक है, या मेंटली अबनॉर्मल है,
और या फिर अगर कोई ऐसी इंजरी है जिसकी वजह से वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता, भले ही वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। हिज फादर और मदर अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो भी उसके फादर या मदर है अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो ये पूछा जाता है कौन कौन एंटाइटल्ड है, तो ये ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, फिर उसमें पूछा जाएगा कौन एंटाइटल्ड नहीं है। तो ये चीज आपको जब आपने पढ़ा होगा तो आपको आसानी से आप उस पर लगा पाओगे कि कौन मतलब एंटाइटल्ड है कौन नहीं है। अब देखो थोड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात, आगे के क्लॉजेस में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट ऐसे सुन लो अभी कि यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया हुआ है कि कोई भी वाइफ जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है टू रिसीव एन अलाउंस, ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस अगर एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग के, ठीक है, फ्रॉम हर हस्बैंड इफ, ठीक है, वो इफ क्या बताया गया, इफ शी इज लिविंग इन अडल्टरी, अगर वो अडल्टरी में रह रही है, ठीक है, तो वो एंटाइटल्ड नहीं है, ठीक है। और विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन ही रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड, और बिना किसी सफिशिएंट रीजन के वो अपने हस्बैंड से दूर रह रही है, कोई रीजन भी नहीं बताया, ऐसे ही दूर चली गई, ऐसे ही मतलब अलग रह रही है, तो इसलिए भी जो है कोई भी मेंटेनेंस देने के लिए हस्बैंड लाइबल नहीं है। तीसरी चीज, उस मतलब दोनों लोग का आपस में म्यूचुअल कंसेंट हो गया है, सेपरेटली रह रहे हैं दोनों लोग, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट हो गया कि अलग अलग रहना है, तो फिर जब आपस में डिसाइड कर लिया तो यहाँ पर फिर मेंटेनेंस की कोई बात ही नहीं आती, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजंस, ये तो पता है इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंदर माइनर वही पर्सन होगा जिसने मेजोरिटी अटेन नहीं करी है, 18 ईयर से कम का बंदा, ठीक है। वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय, अगर डिवोर्स हो गया तो भी मेंटेन करना पड़ेगा, और इज obtain a degree from her husband and has not remarried। एक और पॉइंट मिला हमें, क्या पॉइंट मिला कि वो जो वाइफ है वो अगर उसने दोबारा दूसरी शादी कर ली है तो भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये जरूरी है कि उस वाइफ ने मतलब उसकी एक्स वाइफ ने दोबारा शादी ना करी हो, ठीक है। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जो मेंटेनेंस या इंटरनेट मेंटेनेंस है कब से ये पेबल होगा, तो फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन से आप जो है मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। एंड इफ सो ऑर्डर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग एज द केस मे बी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है। और अगर यहाँ पर फेल हो गए पे करने के लिए, तो एक चीज ये भी है कि अगर फेल हो गए पे करने के लिए तो वारंट इशू किया जा सकता है फाइन को लेवी करने के लिए, और 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है जब तक कि पेमेंट ना हो जाए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि याद रखनी है। अच्छा, इसमें जो दो तीन केसेस हैं, एक सबसे पहली बात की जो सेक्शन 125 है ये सेक्युलर इन नेचर है, यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदूज पर ही केवल एप्लीकेबल होगा, ये मुस्लिम्स पर भी मतलब हर रिलीजन पर ये एप्लीकेबल होता है, तो इट इज सेक्युलर इन नेचर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या ये सेक्युलर इन नेचर है, तो बिल्कुल है, ये मुस्लिम्स पर भी एप्लीकेबल होगा, ऐसा शाह बानू के केस में कहा गया था, ठीक है, ये मुस्लिम्स पर भी एप्लीकेबल होगा ऐसा शाहबानू के केस में कहा गया था, और ये सवाल पूछा गया कि कौन से केस में ऐसा कहा गया था, ठीक है। एक डैनियल लतीफी का भी केस है, देखो डैनियल लतीफी का भी केस है, इसमें कहा गया कि बियॉन्ड इद्दत पीरियड भी मेंटेनेंस को क्लेम किया जा सकता है, बियॉन्ड इद्दत पीरियड मेंटेनेंस को क्लेम किया जाता है। बेसिकली पहले कहा जाता है कि बियॉन्ड इद्दत पीरियड मेंटेनेंस को क्लेम नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि इस केस में बताया गया कि बियॉन्ड इद्दत पीरियड मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। फिर जो इसमें पढ़ने वाली बात है, प्रोसीजर सबसे अब 125 में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक बार मतलब रीडिंग लगाना चाहो तो रीडिंग आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद 126 में आपको प्रोसीजर के बारे में बताया हुआ है कि प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर जो है अंडर सेक्शन 125 में भी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन डिस्ट्रिक्ट, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है, जहां पर वो रहता है, वियर ही रिसाइड, जहां वो या उसकी वाइफ रहती है, या फिर जहां पर वो बंदा अपनी वाइफ के साथ लास्ट रहा था, और एज द केस में भी विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड, तो ये चीज यहाँ पर बस ये चीज आपको याद रखनी है। प्रोवाइडेड में ये बताएगा कि अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि कोई पर्सन अगेंस्ट हुम जिसके ऑर्डर ऑफ पेमेंट किया गया है इस प्रपोज्ड, वो विलफुली अवॉइड कर रहा है सर्विस, ठीक है, ये देखो विलफुली अगर वो अवॉइड कर रहा है सर्विस को, ठीक है,
और विलफुली नेग्लेक्टिंग टू अटेंड द कोर्ट, वो अटेंड नहीं कर रहा कोर्ट में, तो द मजिस्ट्रेट में प्रोसीड, यहाँ पर भी एक्स पार्टे डिक्री पास करी जा सकती है। एक्स पार्टे डिक्री कह लो या ऑर्डर कह लो, एक्स पार्टे केस को डिटरमाइन किया जाएगा। एक्स पार्टे केस का मतलब क्या होता है, सीपीसी पढ़ी है तो समझ में आया होगा कि जब डिफेंडेंट नहीं आता, मतलब जिसके ऊपर केस करा गया है, अगर वो बंदा नहीं आता है, कई बार बुलाने पर भी वो नेग्लेक्ट कर रहा है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, वो नहीं आ रहा है, तो इससे कोर्ट की तौहीन मानी जाती है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात की एक्स पार्टे ऑर्डर यानी कि प्लेंटिफ के उसमें केस को डिसाइड कर दिया जाता है, फिर मतलब उनको घर से उठ करके आना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो भी क्योंकि वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट चला जाता है, तो जो भी कुछ पनिशमेंट होता है, अगर वो ये चीज प्रूव नहीं कर पाता कि क्यों वो नहीं आ रहा था, कोई रीजनेबल कॉज, रीजनेबल या सफिशिएंट रीजन जिसे हम कहते हैं, वो नहीं बता पाता है, तो जो है उसको पनिशमेंट के लिए वो लाइबल होगा, एक चीज डिफेंडेंट। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीपीसी पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि एक्सपार्टे ऑर्डर को भी या फिर एक्सपार्टे डिग्री को भी सेट असाइड किया जाता है, ठीक है, सेट असाइड करा सकता है डिफेंडेंट अगर चाहे तो, ठीक है, रीजनेबल सफिशिएंट रीजंस दे करके, रीजनेबल कॉज दे करके, ठीक है। तो ये चीज एक याद रखनी है। द कोर्ट इन, अच्छा यहाँ पर जो ये है, एंड एनी ऑर्डर सो मेड में बी सेट असाइड फॉर गुड कॉज, ये मैंने आपको बताया ना कि अगर इस तरीके का एक्स पार्टी ऑर्डर कोई हो गया है तो इट मे बी सेट असाइड फॉर गुड कॉज। गुड कॉज के लिए मतलब सफिशिएंट रीजन बता दो कि क्यों नहीं आ पाए थे, शोर ऑन एप्लीकेशन मेड विद इन 3 months, 3 months के अंदर फ्रॉम द डेट देयर ऑफ, टू सच टर्म्स इंक्लूडिंग टर्म्स एज टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट टू द ऑपोजिट पार्टी। ऑपोजिट पार्टी को कॉस्ट देना पड़ेगा, जो भी मजिस्ट्रेट को, क्योंकि भाई उस बंदे का प्लेंटिफ का इतना ज्यादा खर्चा वगैरह हुआ है, तो उस वजह से जो है उसको कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट किया गया, ठीक है। और मजिस्ट्रेट को जो भी मतलब सही लगता है वो उस हिसाब से दे सकते हैं। सेक्शन 127 ऑल्टरेशन इन अलाउंस के बारे में बात कर रहा है, तो कह रहा है कि अगर कोई अलाउंस वगैरह में कोई मतलब वो चाहिए, क्या बोलते हैं, बढ़ाना है मेंटेनेंस या कम करना है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ लगाना पड़ेगा कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं किसी पर्सन के, ठीक है। तो यहाँ पर कम भी किया जा सकता है, मान लो अगर 10,000 मिल रहा था तो उसको कम भी कर सकते हैं। मान लो जैसे हस्बैंड की जॉब चली गई है, ऐसा कुछ है, किसी मतलब जो भी मेंटेनेंस दे रहा है अगर उसकी जॉब चली गई है, कुछ भी है, तो वो चीज वो प्रूफ लगा करके मेंटेनेंस को कम करवा सकता है, या वाइफ या जो कोई भी मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है वो ज्यादा भी करा सकता है, ठीक है। कि मान लो कि वो 1 करोड़ अगर कमाने लगा है महीने का, तो ज्यादा फिर मेंटेनेंस दे, फिर वो 10,000 रुपए थोड़ी ना देगा, सिर्फ इस तरीके से चलता है। तो इतना याद रखो कि सेक्शन 127 में ऑल्टरेशन इन अलाउंस के बारे में बात करी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 128 है, तो 128 हमें एनफोर्समेंट के बारे में बता रहा है। कहाँ चला गया सेक्शन 128? हाँ, ये 128 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। तो यहाँ पर जो कॉपी है ऑर्डर की, इट शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट के दी जाएगी, टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड और टू हिज गार्जियन, ठीक है। मेंटेनेंस विल बी एनफोर्स फ्रॉम व्हेन द ऑर्डर हैज बीन पास्ड। मेंटेनेंस कब से एनफोर्स होगा, ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया, मेंटेनेंस एनफोर्स कब से होगा, जब से ऑर्डर को पास किया गया है। 2-3 चीजें हैं, कहीं पर लिख लो, ठीक है, कि मतलब ये सेक्शन जहां पर है वहीं पर लिख लो कि 60 डेज के अंदर अंदर मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है। 60 डेज के अंदर अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज करना है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, 1 साल के अंदर अंदर जो एग्जीक्यूशन है मेंटेनेंस ऑर्डर का फॉर द वारंट ऑफ फाइन, ऑर्डर फॉर इशू ऑफ वारंट ऑफ लेवाई ऑफ फाइन, तो यहाँ पर मैं लेवाई ऑफ फाइन लिख दे रही हूँ, ये चीज समझ लेना। और 3 months वाला, ये सारी चीजें जो टाइम लिमिट में कहीं और से नहीं बता रही, टाइम लिमिट्स ऊपर लिखी हुई है, लेकिन एक जस्ट बता रही हूँ आप लोगों को कि ये पर्टिकुलर टाइम लिमिट्स हैं जो कि याद होने चाहिए, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर सेट असाइड करवा सकता है डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर आ गया था, ठीक है। फिर अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से जो कुछ चैप्टर्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के बारे में ये बता रहा है। क्या कह रहा है देखो, अनलॉफुल असेंबलीज के बारे में सबसे पहले बताया। सेक्शन 129 कह रहा है डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, सिविल फोर्स का यूज किया जा रहा है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वाह, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, या फिर कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर, अगर मान लो ऑफिसर इंचार्ज नहीं प्रेजेंट है, तो अगर इन एब्सेंस है
तो कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, वो कमांड कर सकते हैं अनलॉफुल असेंबली को, या फिर कोई ऐसी असेंबली जो कि 5 या 5 लोगों से ज्यादा मतलब मिलकर के बनी है, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्बेंस कॉज कर सकती है पब्लिक पीस को, डिस्पर्स कर सकते हैं उस असेंबली को, इट शैल देयर अपॉन बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच असेंबली टू डिस्पेंस अकॉर्डिंगली। अगर एक बार डिस्पेंस करने के लिए कह दिया तो डिस्पेंस उनको होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो कुछ लोग नहीं मानते, भाई ढीठ टाइप के होते हैं, और अपॉन नॉन कंप्लायंस, अगर ऐसा नहीं किया उन्होंने, डिस्पेंस उन्होंने नहीं किया करा अथॉरिटी के कहने के बाद भी, तो सिविल फोर्स का यूज किया जा सकता है। फिर सिविल फोर्स का यूज किया जा सकता है और अरेस्ट और कन्फाइन भी किया जा सकता है, अरेस्ट एंड कन्फाइन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो 129 में आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ से भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अथॉरिटीज कौन कौन सी है ये पूछा जाता है, किस चीज के लिए डिस्पेंस करने की बात हो रही है, कौन सी फोर्स डिस्पेंस करेगी, ये सारी चीजें जो है पूछा जाता है। और अगर मान लो नहीं माने वो, तो क्या किया जाएगा, ये भी चीजें पूछी जाती है यहाँ से, ठीक है। फिर 130 में कहा कि आर्म्ड फोर्सेस का यूज किया जा सकता है असेंबली को डिस्पेंस करने के लिए। अब यहाँ आर्म्ड फोर्सेस का यूज इसलिए किया जा रहा है, मतलब ताकि, क्योंकि जो आपका ये मामला है थोड़ा सा हाथ से ज्यादा निकल गया है आगे, तो इस वजह से किया जाता है ऐसा। तो आर्म्ड फोर्सेस का यूज हर मैटर में नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो ऊपर के मैटर में आप आर्म्ड फोर्सेस को नहीं बुला सकते, क्योंकि वो संभाल सकता है खुद से, तो आप उसको संभालो। हर मैटर में जो है आर्म्ड फोर्सेस को नहीं बुलाया जाएगा पहली बार। सिर्फ और सिर्फ ऐसे केसेस में बुलाया जा सकता है जहां पर ऐसा लग रहा है कि असेंबली को और किसी तरीके से डिस्पर्स नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा लग रहा है कि असेंबली के नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स, और किसी तरीके से डिस्पर्स ही नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे फिर, ठीक है। और अगर ऐसा नेसेसरी है पब्लिक सिक्योरिटी के लिए कि इसको डिस्पर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए इसको डिस्पर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर भी एक ही अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लेकिन ऑफ द हाईएस्ट रैंक। यहाँ पे खेला हो सकता है, मान लो एक जगह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगा है और नीचे लिखा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक, तो जल्दी जल्दी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखा और उसी पे वो कर दिया। नहीं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हाईएस्ट रैंक के होंगे वो ही डिस्पर्स करा सकते हैं बाय द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक। ऐसे मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे ऑफिसर इन कमांड को, कहाँ के ऑफिसर इन कमांड को, आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर हैं उनको कहेंगे कि आप जो है असेंबली को डिस्पर्स कराइए, ठीक है। और फिर ये जो ऑफिसर इन कमांड है, यानी कि जो वहां के जो आर्म्ड फोर्सेस की जो अथॉरिटी है, जो ऑफिसर इन कमांड है, वो अपने लोगों को कहेंगे, मतलब अपने मेंबर्स को कहेंगे कि वो ओबे करें ऐसा रिक्वेजिशन, जो मतलब जो रिक्वेस्ट आई है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से। और जितनी कम इंजरी हो सकती है, जितनी कम इंजरी हो सकती है, शैल यूज लिटिल फोर्स, जितनी कम इंजरी हो सकती है उतनी कम इंजरी किसी भी पर्सन को या प्रॉपर्टी को पहुंचा करके जो भी चीज है उस असेंबली को डिस्पेंस कराएं, या फिर अगर अरेस्ट भी कर सकते हैं अगर जरूरत लग रही है तो, ठीक है। फिर उसके बाद 131 में बताया गया कि पावर ऑफ सर्टन आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली इन केस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन विद द देखो, एंड नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेटेड विद। अब डिस्पेंस करना जरूरी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आपसे बात नहीं हो पा रही है, तब क्या, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ बात नहीं हो पा रही है और ऐसा केस है कि पब्लिक सिक्योरिटी एंडेंजर्ड है, ठीक है, किसी असेंबली, कोई पब्लिक सॉरी कोई असेंबली है, वो पब्लिक सिक्योरिटी को खतरा है, ठीक है, उससे, ठीक है, और ऐसे में कोई भी मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेट, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है उस टाइम में, तो कोई भी गस्टेड कमीशन ऑफिसर जो है आर्म्ड फोर्सेस का, गस्टेड ऑफिसर एनी कमीशन या फिर गस्टेड ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का उस असेंबली को डिस्पर्स करा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प से, अंडर दिस कमांड, उसके कमांड के अंदर। और अरेस्ट भी कर सकता है, कन्फाइन भी कर सकता है ऐसे पर्सन को, और जैसे ही, ठीक है, जैसे ही प्रैक्टिकेबल हो फॉर हिम कि कम्युनिकेट, मान लो कम्युनिकेशन हो गया फिर ईएम से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, ही शैल डू सो एंड शैल देंस फॉरवर्ड ओबे द इंस्ट्रक्शंस। फिर उसके बाद जैसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। फिर अगर मतलब कम्युनिकेशन हो गया तो फिर आप अपनी नहीं चला सकते, कहने का ये मतलब है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेशन हो गया तो उनकी बात आपको माननी पड़ेगी। फिर 132 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन। अब यहाँ पर ये जो एक्ट है, ये एक्ट ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि बताने वाली चीज है। और एक तो ये बात हो गई, यहाँ से खैर सवाल क्योंकि बनता नहीं है, ऊपर वाली चीजें यहाँ पर दे रखी है, इसमें बस इतना बताया कि कोई भी एक्ट अगर इस सेक्शन, इन सेक्शंस के अंडर हो रहा है 129 से 131 तक, कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं होगा। जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उनके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, मान लो उन्होंने गुड फेथ में डिस्पर्स करने का, उसमें से किसी को, मान लो किसी को अरेस्ट कर दिया गया, कोई अरेस्ट हो गया या किसी की मृत्यु हो गई इंजरी करने के चक्कर में,
तो अब ऐसे में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट या जो अथॉरिटीज दे रखी हैं यहाँ पर सेक्शन 129 में, 130 में, 131 में, तो यहाँ पर कोई उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगे, बस इतना ही कह रहा है, ठीक है, लेकिन गुड फेथ में एक्सरसाइज हुआ हो, ठीक है। तो याद रखना है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शन प्रोसिक्यूशन से कौन से सेक्शन में दे रखा है। फिर सेक्शन नंबर 133 है सीआरपीसी का, जो कि कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस के बारे में बात करता है। अब यहाँ से जो है अथॉरिटीज थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, तो याद करना, अभी तक हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देख रहे थे, अब यहाँ पर डीएम साहब भी हैं और एसडीओ भी, सॉरी एसडीएम भी है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी है, ठीक है। कौन है? डीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। यहाँ पर उनको स्पेशली एम्पावर कर रखा है। सेक्शन 133 ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 133 में क्या चीज दे रखी है, ठीक है, यानी कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। अब क्या हो रहा है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिनको एम्पावर कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने, यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं जब कोई पुलिस ऑफिसर उनके पास रिपोर्ट लेकर के आया या फिर कोई दूसरा इंफॉर्मेशन उनको मिला है न्यूसेंस को रिमूव कराने के लिए। अब ये जो क्लॉजेज हैं ये इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि कौन से क्लॉजेज हैं या कौन से क्लॉजेज नहीं है, भाई जिस तरीके का नॉट वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं उस तरीके से। तो न्यूसेंस किस चीज को कंसिडर किया जा रहा है, ये भी बात जानना जरूरी है। तो अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है किसी पब्लिक प्लेस में, कंडक्ट है किसी ट्रेड का या ऑक्यूपेशन का, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसे ट्रेड या ऑक्यूपेशन, कोई भी ऐसा धंधा कोई इंसान कर रहा है जो कि इंजूरियस है हेल्थ के लिए, वो चीज हो गई। कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी बिल्डिंग का, ठीक है, जिससे एक्सप्लोजन वगैरह हो सकता है, ठीक है, किसी या फिर किसी सब्सटेंस का डिस्पोजल हो रहा है जिससे एक्सप्लोजन हो सकता है। कोई भी बिल्डिंग, टेंट या स्ट्रक्चर है विच इज अबाउट टू फॉल, मतलब कि गिर जाएगा वो, तो ये भी एक न्यूसेंस की कैटेगरी में आ गया। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम यानी कि डीएम, एसडीएम एंड ईएम, डीएम, एसडीएम एंड ईएम, सब में एमएम आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना इसको ऐसे, मतलब जैसे भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से अथॉरिटीज पूछी जाती हैं, ठीक है। कोई भी टैंक, वेल, एक्सकेवेशन है जो कि एडजेसेंट है किसी पब्लिक प्लेस के और वो ओपन है बिना किसी फेंसिंग है, मान लो चलते चलते आदमी गिर गया उसी में, तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं। और अगर कोई डेंजरस एनिमल का प्रेजेंस है, आज पड़ा चला था कुछ दिन पहले, एक टाइगर घूम रहा था, ठीक है, ऐसे ही बाहर, पता नहीं उसका क्या हुआ, तो ये इस तरीके के लिए ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। तो ए से लेकर के एफ तक क्लॉजेस देख लेना। फिर वही चीज नीचे बताई गई है कि उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए, उस न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए, कन्फाइन करने के लिए उस पर्टिकुलर डेंजरस एनिमल को, यही चीज बताई गई। मतलब दोबारा दो बार लिखने की जरूरत थी, बस इतना ही लिख देते कि सच ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए, फालतू में सेक्शन इतना बड़ा किया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑर्डर ड्यूली मेड बाय मजिस्ट्रेट, जहां पर मजिस्ट्रेट ने गुड फेथ में एक्ट किया है, ड्यूली उन्होंने ऑर्डर किया है इस सेक्शन के अंडर, तो उनको सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि आपने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर सेक्शन 134 में सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दिया गया, एक बार पढ़ लेना। सर्विस ऑफ समन जिस तरीके से होता है उसी तरीके से होगा, बस यही से बताया गया और कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 135 में बताया गया पर्सन टू हुम ऑर्डर इज एड्रेस्ड टू ओबे और शो कॉज। कोई पर्सन है, मान लो किसी, उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर निकाला गया, अब वो भाई साहब शो कॉज कर नहीं रहे, ठीक है, उन्होंने ओबे ही नहीं किया इस ऑर्डर को, उनसे कहा गया था कंप्लाई करने के लिए एंड अपेयर, मतलब अब चीजें उसकी कॉन्सिक्वेंसेज है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो 136 में दे रखे हैं। लेकिन मैं वही चीज बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर किया गया है कि वो परफॉर्म करे विद इन द टाइम एंड मैनर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, द एक्ट डायरेक्टेड देयर बाय, जो भी उसको करने के लिए बोला गया, अगर उसने नहीं किया तो, ये ऊपर के सेक्शन की बात हो रही है 134 की, ठीक है। सच ऑर्डर कह रहे हैं ना, तो ध्यान रखो कि जब कहीं पर सच ऑर्डर लिखा है तो उसके ऊपर का सेक्शन देखो कि उसके ऊपर के सेक्शन में क्या बताया गया। अगर वो उससे रिलेट कर पा रहे हो या उससे रिलेट हो रहा है, लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले सेक्शन की बात करी। कभी कभी एक सेक्शन छोड़ के उसके ऊपर वाले सेक्शन की भी बात करी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन से एक्ट में ऐसा है, किसी एक्ट में, कि उसके जस्ट ऊपर का सेक्शन नहीं है लेकिन उसके एक सेक्शन छोड़ करके उसके ऊपर का सेक्शन है। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पर जो ये सच ऑर्डर लिखा है, ये सच ऑर्डर सेक्शन 134 के बारे में बात कर रहा है। और सॉरी सेक्शन 130, देखो यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक सेक्शन छोड़ दिया, ये सेक्शन 133 के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर कोई ऑर्डर अगर निकाला गया है और उसके बाद वो बंदा नहीं सुन रहा है, तब क्या होगा। तो सेक्शन 136 में मार पिटेगी, मतलब मार नहीं पिटेगी, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 138, ओहो 138 नहीं 188 आईपीसी, ठीक है। तो ये पूछ जाता है कौन से सेक्शन के अंडर वो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो 188 ऑफ आईपीसी। और ये जो ऑर्डर है इसको एब्सोल्यूट
कर दिया जाएगा, मतलब जो उसके अगेंस्ट ऑर्डर निकाला गया है इसको एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सीधे सीधे 144 पर आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 144, पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, सेम अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अभी ऊपर हम लोग ने इससे पहले 133 से पहले हम ज्यादातर देख रहे थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही थे हर जगह, ठीक। हमने सिर्फ 106 में देखा जहां पर पीस ऑन कन्विक्शन की बात हो रही है, वहां पर जेएमएफसी, वहां पर जेएमएफसी और कोर्ट ऑफ सेशन थे। कहाँ थे ये? 106 में थे। उसके बाद से हम देखते आ रहे हैं कि हर जगह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही, तो याद करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ 133 में और 144 में आपको देखने को मिले हैं डीएम, एसडीएम एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि स्पेशली एम्पावर्ड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इस सेक्शन के अंडर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है या कोई पर्टिकुलर पर्सन इज रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस और ठीक है, या पब्लिक प्लेस पर कहीं पर भी, फ्रीक्वेंटली पब्लिक प्लेस में भी ऑर्डर। यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली इस सेक्शन के अंडर, जो अनलॉफुल असेंबली है आप उसको गठन नहीं कर सकते। जब कोविड हुआ था तो उस समय 144 सीआरपीसी आपको बहुत देखने को मिला होगा हर जगह न्यूज चैनल पर, 144 जो है लगा दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई। तो धारा 144 यही है कि जब आपको मना किया गया है कहीं बाहर निकलने से तो आप बाहर नहीं निकल सकते। उस समय सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि आप जो है बाहर जा सके या बाहर घूम सके, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 144 धारा में क्या है, इसको याद रखना आसान है। कह रहा है प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बाय 5 और मोर पर्सन, 5 या 5 ज्यादा लोगों का ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते आप। कोविड के समय पे यही हुआ था, आदमी एक ही नहीं बाहर निकल रहा था, बाहर नहीं निकल सकता था, 5 लोग तो बहुत दूर की बात है। या फिर किसी पर्सन को फॉरबिडन कर देना कि वो किसी जगह पर नहीं जा सकता। कर्फ्यू ऑर्डर्स भी इसी सेक्शन के अंडर आते हैं, ठीक है, समझना बात को, कर्फ्यू ऑर्डर्स भी इसी सेक्शन के अंडर आते हैं। वही बात है कि जब कर्फ्यू लगा था, ठीक है। प्रिवेंशन या अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर टू प्रिवेंट डेंगू और मलेरिया। देखो डेंगू और मलेरिया होने की वजह से जो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है उसके लिए भी जो है मना कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए। या फिर आप मीट या फिर जो इसी से रिलेटेड जो अदर ईटेबल आइटम्स होते हैं नॉन वेज टाइप के, वो आप किसी मतलब कवर्ड प्रेमाइसेस में बेचोगे। आपने देखा होगा कि कई जगह जहां पर मीट वगैरह या चिकन वगैरह बिकता है, अब उसके आगे एक मतलब पर्दा टाइप का लगा होता है, ठीक है। पहले नहीं होता था ऐसा, जनरली पहले खुले में ही बिकता था, ठीक है। अभी भी कई जगह खुले में ही बिकता है, तो कुछ कह नहीं सकते उसका, लेकिन अब ऐसा गाइडलाइन है कि आपको उसको कवर करके ही बेचना है। या फिर जब कोई पर्टिकुलर ओकेजन है तो वहां पर आप मीट सेल, मतलब वहां पर नहीं, उस दिन आप मीट सेल नहीं कर सकते। जैसे सेक्रेड चीजें होती है, होली फेस्टिवल्स होते हैं जहां पर प्रोहिबिट कर दिया गया है, तो अगर ऐसा कुछ ऑर्डर इस सेक्शन के अंडर आया है तो आप नहीं कर सकते हो ऐसा, ठीक है। कॉम्पिटेंट ऑफिसर मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर जो है इसके अंडर हमेशा राइटिंग में होगा, जो कि सर्व किया जाएगा उसी तरीके से अंडर सेक्शन 134 जिस तरीके से ऑर्डर सर्व किया जा सकता है और सर्व किया जाता है। और इसको एक्सपार्टे भी, यहाँ पर एक्सपार्टे भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है ऑर्डर का, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि ड्यूरेशन क्या है आखिर ऑर्डर का यहाँ पर। तो ड्यूरेशन आपको, ड्यूरेशन है यहाँ पर ऑर्डर का मैक्सिमम 2 मंथ्स, ठीक है, विच में बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 मंथ्स। तो 2 महीने से 6 महीने तक का, 2 months to 6 months, 2 महीने से 6 महीने तक का ऑर्डर यहाँ पर पारित किया जा सकता है। कैंसिल भी हो सकता है ये ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो करा ले या मजिस्ट्रेट के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है। सुओ मोटो भी वो ऐसा कर सकते हैं, ये देखो लिखा है ना, सुओ मोटो भी ऐसा कर सकते हैं। और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अग्रीव्ड या रेसेंड भी कर सकते हो, ऑल्टर एनी ऑर्डर मेड इन दिस सेक्शन। देखो रेसेंड भी कर सकते हैं, रेसेंड का मतलब है कैंसिल भी हो सकता है, ऑल्टर भी हो सकता है, अगर कुछ ऑल्टरेशन वगैरह कराना है तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन राइटिंग में होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद सीधे सीधे सेक्शन नंबर 149 पे आ जाओ और चैप्टर नंबर 11 पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। ये चैप्टर नंबर 11, ये एक बार लोकल इंक्वायरी देखना चाहो देख लेना 148 में, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ, पूछ लिया जाता है कौन से चैप्टर में ऐसा दिया गया है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। तो सेक्शन 149 में बताया कि पुलिस का ऐसा पावर है, या पावर कह लो या ड्यूटी कह लो, कि उनका पावर तो एक अलग वर्ड हो जाएगा, यहाँ पर आप ड्यूटी कह सकते हो कि पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी वो बेस्ट अपना एबिलिटी लगा करके
किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोक सकते हैं, तो वो ऐसा करेंगे। ठीक है, 149 में ये कहा गया। 150 में कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर उन्हें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो कम्युनिकेट करेंगे ऐसे इन्फॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, जिनके वो सब ऑर्डिनेट है। ठीक है, उस ऑफिसर को वो करेंगे, यानी कि अपने से हायर पोस्ट के ऑफिसर को वो कम्युनिकेट करेंगे, या फिर किसी दूसरे ऑफिसर को भी कर सकते हैं जो वहां पर जिसकी ड्यूटी है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को प्रिवेंट करने की। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑफेंस के कमीशन को प्रिवेंट करने की। फिर उसके बाद 151 में बताया गया कि अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो हम तो ये सेक्शन 141, सॉरी 141 कह रही, 41 में भी पढ़ते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी बताई है कि बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट, द पर्सन सो डिजाइनिंग इफ इट अपेयर्स दैट टू सच ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर को अगर ऐसा लग रहा है कि कमीशन ऑफ द ऑफेंस है और किसी तरीके से उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता बिना उसको अरेस्ट किए, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करेगा, तो अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन कोई भी पर्सन, नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेन इन कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ, वही चीज है, वही चीज बताई गई है बार बार, जैसे सेक्शन 157 सीआरपीसी में हम लोग पढ़ते हैं कि 24 घंटे से ज्यादा आप अपने पास उसको डिटेन करके नहीं रख सकते, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 12 है। अब यहाँ से अच्छा 152 भी है, इसमें देखो 152 में प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी है तो पुलिस ऑफिसर उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये पूछ दिया जाता है कि क्या कोई वेट एंड मेजर्स का जो है पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। इंस्पेक्ट एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट अ वारंट, बिना किसी वारंट के, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो विदाउट वारंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्लेस को एंटर करेंगे विद इन लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, लेकिन उनके स्टेशन के लिमिट्स में ऐसा होना चाहिए, मतलब जहां पर उनका ज्यूरिसडिक्शन वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्टिंग और सर्चिंग फॉर एनी वेट्स और मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वेइंग used or kept therein whenever he has reason to believe that there are in such place any waste or measure instrument for weighing false, मतलब कि जो weighing machine है अगर उन्हें लग रहा है कि वो गलत है या कस्टमर्स के साथ धांधली वगैरह हो रही है, तो वो इंस्पेक्ट करने के लिए जा सकते हैं। और अगर उन्हें अब मिल गया ऐसा कोई वेट मेजर या इंस्ट्रूमेंट जो फॉल्स है, ही में सीज द सेम, सीज भी कर सकते हैं वो। ठीक है, एंड चल फोर्थ विद गिव इन्फॉर्मेशन सच ईयर, किसको देंगे? तुरंत। फोर्थ विद का मतलब होता है इमीडिएटली वो इन्फॉर्म करेंगे मजिस्ट्रेट को जिनके पास जुरिस्डिक्शन है उस पर्टिकुलर मैटर को ट्राई करने का। अब यहाँ से मतलब अभी तक हम सब कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई, क्योंकि एफआईआर से क्या हो रहा है, आपका जो क्रिमिनल लॉ है वो मोशन में आ रहा है। क्योंकि जो मैंने बात बोली है कि एफआईआर से आपका जो क्रिमिनल लॉ है वो मोशन में आ रहा है, ये बात भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 में इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट के बारे में बताया गया है। तो देखो दो तरीके की चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। कॉग्निजेबल केसेस अगर हैं तो जनरली एफआईआर ही रजिस्टर, जनरली क्या एफआईआर ही रजिस्टर करी जाती है, ये लॉन्च करी जाती है, आप कहें लॉन्च सही वर्ड है कहना, एफआईआर लॉन्च करी जाती है कॉग्निजेबल केसेस में। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एनसीआर को महत्व दिया जाता है, सेक्शन 155। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे सेक्शन 155 एनसीआर क्या है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही ये होती है। अब जो मोटी मोटी बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में सब कुछ तो नहीं पूछा जाता, इतना बड़ा लिखा हुआ है तो ये सारी चीजें एकदम आपको वो नहीं पढ़नी है। इससे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको प्री में पूछ जाते हैं वो ये, एफआईआर कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ दिया हुआ है, 154 में दिया हुआ है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि एफआईआर ये इंफॉर्मेशन है अबाउट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्या है ये? इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम होती है। मतलब कोई ऑफेंस अगर कमिट हुआ, मान लो कि किसी व्यक्ति ने देखा कि वहां पे किसी का मर्डर हुआ है, तो पहले जाकर के भाग करके उसने बताया पुलिस ऑफिसर को, तो ये फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम होती है, पहली जो सबसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी आप इसे कह सकते हो, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी आप इसे कह सकते हो, या आप फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम भी इसे कह सकते हो। क्योंकि अब जब एफआईआर एक बार लॉन्च हो गई, जब वो बंदा आया उसने बताया कि मर्डर वहां पर हुआ है, तो पुलिस जाकर के उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ऐसे ही तो पुलिस सपना आएगा नहीं कि कुछ हुआ है। ठीक है, वैसे पुलिस को चौकन्ना रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन
अगर उन्हें खुद से नहीं पता चल पाया है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मतलब जो बंदा जाएगा वो बताएगा, तो यहाँ से ही क्रिमिनल लॉ आपका मोशन में चला जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर उसके बाद ट्रायल की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चलती है, तो यहाँ से आपका क्रिमिनल लॉ इन मोशन चला जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि FIR क्या कर रहा है आपको, इट सेट्स द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। मतलब अभी तक तो आराम से रेस्ट में था, स्लीप में था आपका क्रिमिनल लॉ। जैसे ही FIR रजिस्टर हुई, अभी तक आपका ये जो क्रिमिनल लॉ था वो स्लीप में था, डोरमेंट पोजीशन पे था, कुछ नहीं, अभी नहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, FIR लॉन्च हुई, वैसे ही आपका क्रिमिनल लॉ मोशन में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। अब ये सारी बातें समझाने का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुई, और फिर उसके बाद ट्रायल की प्रोसीडिंग्स चलती हैं। अगर लगा कि वाकई कोई ऑफेंस वगैरह हुआ है तो सारी चीजें शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ इसेंशियल्स हैं FIR के, ध्यान से सुनिएगा और याद भी रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दिया जाता है। पूछा जाता है कि किसको दिया जाएगा, मतलब FIR कौन लॉन्च करता है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इन्फॉर्मेशन कोई जरूरी नहीं है कि राइटिंग में हो, ओरल में भी हो सकती है, एंड दैट पर्टिकुलर अगर ओरल में दिया गया है तो उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, रिड्यूस करने का मतलब लिखेगा उसको, एंड इट शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। ये नहीं कि ओरल दे दिया तो बता करके निकल लिया, उसको लिखना जरूरी है। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेंट के द्वारा साइन किया जाएगा, यानी कि जो बताने आया है व्यक्ति, जो बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, इन्फॉर्मेंट के द्वारा उसको साइन भी कराना जरूरी है। ठीक है, और ये तो है कि वो साइन करेगा, ये तो एक बात हो गई। और जो भी FIR में आपने लिखा है वो एक बार आप पढ़ करके उस इन्फॉर्मेंट को सुनाएंगे, ये जरूरी है। ठीक है, एक जनरल डायरी होती है पुलिस स्टेशन की, उसमें FIR को लॉन्च किया जाता है, लिखा जाता है, और इस जनरल डायरी का जो फॉर्मेट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। कॉपी जो है इन्फॉर्मेशन की, यानी कि FIR की, जो भी कोई इन्फॉर्मेंट आया है उसको कॉपी मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ये भी पूछा जाता है कि पैसा लिया जाता है क्या, कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, अदरवाइज मिलती है, अदरवाइज का मतलब कैश में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को FIR का बता दिया कि इट सेट्स क्रिमिनल लॉ इन मोशन और अर्ली इन्फॉर्मेशन दे देता है। हाँ, एक ये बात मेरे दिमाग से उतर रही थी, वो यही कि अर्ली इन्फॉर्मेशन दे देता है किसके बारे में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, कि कोई ऑफेंस, मतलब कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, इसका जो है वो अर्ली इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर याद रखने वाली है कि अगर कोई विमेन्स के अगेंस्ट ऑफेंसेस हुए हैं, यानी मान लो रेप का कोई ऑफेंस है, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, तो ये सारी चीजें अगर हुई हैं, कोई रेप का ऑफेंस अगर हुआ है, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही इसको रिकॉर्ड करेगी। ऐसी इंफॉर्मेशन वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करती है। महिला के विरुद्ध अगर कोई भी घटना घटित हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन पुलिस ऑफिसर ही उसको रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो बहुत ही मतलब छोटी क्या बात है, ये हमेशा हर जगह यही होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला एक प्रोवाइजो है जो कि पढ़ने वाला है नीचे, कि अगर ये सारे सेक्शंस के अंडर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, इज टेम्परली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। मतलब एक ऐसी महिला के अगेंस्ट हुआ है जो कि टेम्पररी या परमानेंटली या मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड तो किया जाएगा, लेकिन उनके रेजिडेंस पे किया जाएगा, घर पर किया जाएगा। ठीक है, ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस, मतलब जो पर्सन चाह रहा है कि ऑफेंस रजिस्टर किया जाए, और एट अ कन्वीनियंट प्लेस, या फिर कोई कन्वीनियंट प्लेस भी हो सकती है उस पर्सन के चॉइस की। पुलिस ऑफिसर का यहाँ पर वो नहीं चलेगा, जो पर्सन चाह रहा है, जो मतलब इन्फॉर्मेंट है वो। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर एज द केस में भी, मान लो कि अगर इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की अगर जरूरत है, मान लो लैंग्वेज का कोई बैरियर है या कुछ भी है उसमें। ठीक है, और अगर घर पे पुलिस जा रही है या किसी और पुलिस स्टेशन के अलावा किसी और जगह पर अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है ऐसी पर्टिकुलर FIR को, तो उस रिकॉर्डिंग को वीडियोग्राफ भी किया जाएगा, एंड ये फिर शैल है तो मतलब किया ही जाएगा। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को जब स्टेटमेंट गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 5A ऑफ द सेक्शन 164 एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको जो है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराया जाए। ठीक है, और कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है कि अगर सब सेक्शन 3 में ये बताया कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने रिफ्यूज कर दिया, अगर मान लीजिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कई बार ऐसा होता है कि वो FIR नहीं लिखते हैं, तब क्या,
क्या आपके पास कोई और रेमेडी नहीं बची? बिल्कुल रेमेडी है। अग्रीव्ड पर्सन जो है वो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, यानी कि जो मूल बात है, जो हम कहते हैं इंपॉर्टेंट बात है, बिना किसी बकवास के जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो राइटिंग में पोस्ट करे किसको? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, यानी कि एसपी को। तो ये पूछा जाता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया तो किसको जाएगा? तो उसके बाद एसपी को जाएगा। ठीक है। और अगर एसपी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मतलब इस इन्फॉर्मेशन से डिस्क्लोज हो रहा है, पता चल रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो दो चीजें वो कर सकते हैं। या तो वो खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे केस को, खुद से इन्वेस्टिगेट करें, या फिर डायरेक्ट कर दें इन्वेस्टिगेशन उस पुलिस ऑफिसर को जो उनके सबऑर्डिनेट है। ठीक है, जो भी मैंने प्रोवाइडेड है इस कोड में। एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन रिलेशन। जब वो खुद से ट्राई कर, मतलब जब वो खुद से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उनके पास सारे पावर्स होंगे उस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के रिलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। ठीक है, फिर आप आ जाओ सेक्शन 155 पर। अच्छा, एक यहीं से एक चीज और देख लो कि मान लो एसपी भी नहीं सुन रहा, तब अभी आगे 156 में हम देखेंगे ये चीज। 156 में और कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है कि मान लो एसपी ने भी रिफ्यूज कर दिया, तब सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट को भी आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट को भी आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। देखो, दो केसेस थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ललिता कुमारी वर्सेस, ये तो पता होगा आप लोगों को, ललिता कुमारी पूछा जाता है लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। ठीक है, ठीक है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, ये दो केसेस है। इसमें क्यों कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन है एफआईआर का वो इतना मैंडेटरी है, जरूरी है? सेक्शन 154 की जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ गिवन ओरली शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। यहाँ पर जो शैल वर्ड हर जगह यूज किया गया है, इन्होंने कहा कि वर्ड शैल अंडर सेक्शन 154 और एवरी इंफॉर्मेशन, यानी कि हर इंफॉर्मेशन। इसका ये मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पुलिस ऑफिसर अगर उनके पास कोई, देखिए समझिएगा मेरी बात को, अगर पुलिस ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आई है कि सर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, अब पुलिस पहले जाकर के इन्वेस्टिगेशन करने नहीं बैठेगी या इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, देखो कुछ केसेस में कराई जाती है, ठीक है, जरूरी होता है। जैसे देखो मैं बता रही हूँ, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कुछ केसेस में इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जैसे मान लो डाउरी डेथ का केस है, क्रूरलिटी का केस है, तो ऐसा माना जाता है कि विमेन, मतलब ऐसा, क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा गया कि विमेन जो है जानबूझ के अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए भी उल्टे सीधे इस तरीके के जो है चार्जेस लगा देती है। तो इन सारे केसेस में, मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिस केस में पुलिस ऑफिसर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है चाहे तो। ठीक है, वैसे हर केस में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि एवरी इंफॉर्मेशन की आपको एफआईआर रजिस्टर या एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। ठीक है, दो बातें महत्वपूर्ण है कि एवरी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर आई है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है, ही इज ड्यूटी बाउंड, ही शैल रजिस्टर, ही शैल लॉन्च द एफआईआर, उनको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। भले ही उसके बाद उन्हें कोई सब्सटेंस नहीं लग रहा है तो वो आगे ना बढ़े उस केस में, भाई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उन्हें कोई सब्सटेंस नहीं लग रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो आगे खत्म हो गया, डिसमिस हो गई वो चीज, लेकिन रजिस्टर तो करनी पड़ेगी, लॉन्च तो करनी पड़ेगी। कुछ एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को बताया, वो हम आगे देखेंगे, वो अभी यहाँ पे इतना रिलेटेड नहीं है। अरनेश कुमार का एक केस था, आप लोगों ने आईपीसी में पढ़ा होगा, उसमें काफी सारे गाइडलाइंस वगैरह दिए हुए हैं जहां पर ये बताया गया है कि अगर इस तरीके का कोई इस तरीके का केस आ रहा है तो पुलिस ऑफिसर पहले से थोड़ी सी जांच पड़ताल कर ले कि क्या वाकई ही जिस फैमिली के अगेंस्ट ये पर्टिकुलर चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि वो सही है या फॉल्स चार्जेस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि फिर इससे उस फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उनकी बदनामी होती है। तो ये अरनेश कुमार के केस में ये गाइडलाइंस वगैरह दी गई थी, अगर आप लोगों ने आईपीसी पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा ये बात। ठीक है, तो ये बात याद रखें। हालांकि हम सेक्शन 154 पढ़ रहे हैं तो उसके कंटेक्स्ट में आपको ये बात याद रखनी है कि हर इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को रजिस्टर करनी होगी, ये उनके पास, ये उनकी ड्यूटी है। ठीक है, इज ड्यूटी बाउंड टू डू दैट। ऐसा ललिता कुमारी के केस में कहा गया था कि ड्यूटी बाउंड है पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करने के लिए एफआईआर, अगर जो पर्सन इंफॉर्मेशन लेकर के आया है अगर उससे लग रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पर और भी है, ललिता कुमारी के केस में ये भी कहा गया कि जो टेलीफोन इंफॉर्मेशन है, माने कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर के पास फोन आया कि फलाना ऑफेंस कमिट हुआ है, जो टेलीफोन इंफॉर्मेशन वगैरह है इसको एफआईआर की तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा।
ठीक है, ये ऐसा ललिता कुमारी के केस में कहा गया। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल में भी यही सेम चीज कही गई थी कि ये पुराना केस है आपका, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, बहुत लोग नहीं जानते हैं और यहीं पे खेला हो जाता है जो लोग नहीं जानते हैं। एफआईआर वाला केस जो लैंडमार्क जजमेंट है, कभी कभी ललिता कुमारी नहीं पूछते और भजनलाल का केस पूछ लेते हैं, तो इस वजह से ये बात याद रखनी है कि भजनलाल भी आपका लैंडमार्क जजमेंट है इसको लेकर के। ठीक है, एफआईआर को लेकर के। एक बात यहाँ पर भजनलाल के केस में ये कही गई कि जैसे सेक्शन 141 ही निकल रहा है मेरे, 41 सेक्शन जो है आपका सीआरपीसी का, वो कहता है कि अगर रीजनेबल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, क्या बताया, रीजनेबल या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को लग रही है तो वो जाकर के अरेस्ट कर ले, विदाउट वारंट कर सकते हैं, उन्हें लग रहा है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस वगैरह हुआ है। लेकिन इन्होंने कहा कि सेक्शन 154 डज नॉट क्वालिफाई, यानी कि सेक्शन 154 डज नॉट क्वालिफाई द टर्म रीजनेबल। कहीं रीजनेबल आपको लिखा दिखा, आपने सेक्शन 154 पढ़ा, कहीं पे आपको लिखा दिखा कि रीजनेबल इन्फॉर्मेशन होगी तभी जो है एफआईआर लॉन्च करी जाएगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। इसलिए भजनलाल में कहा गया है कि ये मैंडेटरी है कि आपको रजिस्टर करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 154 इज नॉट क्वालिफाइड बाय द टर्म रीजनेबल। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं जो आप लोगों को मतलब पता होने ही होने चाहिए। अच्छा, एक पलानी गुदान का भी केस है। पलानी, आप इतना ये लिख लो, पलानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये 2020 बड़ी रीसेंट केस है 2020 का। इसमें ये कहा गया कि डिले अगर हुआ है एफआईआर को लॉन्च करने में तो ये डाउट क्रिएट कर सकता है। अब मान लीजिए ऑफेंस हुआ था 5 साल 6 साल पहले, आप उसके बाद 6 साल बाद आप आ रहे हैं एफआईआर को लॉन्च कराने के लिए, तो ये डिले को मतलब ये डिले आपको जस्टिफाई करना होगा कि इतना समय क्यों लगा। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर डिले हुआ है एफआईआर को लॉन्च करने में, हालांकि एक डाउट तो क्रिएट कर देता है, ठीक है, कोर्ट के मन में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसिक्यूशन के केस को ही खारिज कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफेंस 5 साल पहले हुआ तो ये जो लॉन्ग और ये जो अनएक्सप्लेनेबल डिले होते हैं ना, ये हो सकता है कि डाउट क्रिएट कर दे, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए एफआईआर को लॉन्च कराने में। अच्छा, ये जो बताया मैंने आप लोगों को कि टेलीफोन, ठीक है, ये टेलीफोन वाला बात याद रखना कि टेलीफोन पे जो एफआईआर वगैरह है, इट कांट बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर। बाकी केस था सुनील वर्सेस स्टेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस केस में ये कहा गया था कि टेलीफोन पर अगर कोई एफआईआर है तो वो मतलब माना जाएगा कि मतलब अगर टेलीफोन पे आपने कोई ऑफेंस के बारे में बता दिया है तो माना जाएगा कि दैट इज एन एफआईआर। लेकिन ये सुनील वर्सेस स्टेट का जो केस है, ये 2003 का केस है। सुनील वर्सेस स्टेट का जो केस है, ये 2003 का केस है, लेकिन अभी रीसेंट केस में ये कह दिया गया है, यानी कि 2014-13 वाले केस में, ललिता कुमारी के केस में, कि इट कांट बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर। तो वो ये छोड़ दो, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 155 है। अच्छा, एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है कि एविडेंशियरी वैल्यू क्या है एफआईआर की, तो वो भी पता होना जरूरी है। कह रहा है कि एफआईआर सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, यानी कि इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, मतलब कोरैबोरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। कोरैबोरेट करने का मतलब है कि अब कोई पर्सन, मान लो वो इन्फॉर्मेंट आया था, वही गवाह बनकर भी आया वहां कोर्ट में, ठीक है, इन्फॉर्मेंट ने एफआईआर को रजिस्टर कराया, ठीक है, एफआईआर को लॉन्च कराया, और वही बंदा गवाह बनकर गया कोर्ट में और पलट गया अपने बयान से, जो उसने एफआईआर में कहा था अपने बयान से पलट गया। तो वहां पर जो है पुलिस, मतलब वहां पर वकील उसको कोरैबोरेट कर सकता है, ये पूछ सकता है कि आपने अपने एफआईआर में तो कुछ और कहा था और आप यहाँ कुछ और कह रहे हैं, तो कोरैबोरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर कहें कि सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, यानी कि सोनली एफआईआर के बेसिस पे किसी को कन्विक्ट कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये बात याद रखना। ऐसा कहा कौन से केस में गया था, एक तो पांडुरंग चंद्रकर का केस है, पांडुरंग चंद्रकर का केस है, और एक और केस है बिजोय दास का। ये दो केसेस में कहा गया कि आपका ये जो एफआईआर है, लिख लो कि सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए और कोलैबोरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, अन्यथा इसको यूज नहीं किया जाएगा कहीं पर भी। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी बातें। फिर उसके बाद सेक्शन 155 इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस किस तरीके से होगी, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब कह रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को रिसीव हुई कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, तो वो एंटर करेंगे इन्फॉर्मेशन को
बुक में जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा है, और उस पर्सन को, यानी अब उस पर्सन को आप रजिस्टर कर लीजिए, लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेंट को जो बताने आया है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, उसको मजिस्ट्रेट के पास रेफर कर दो, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास भेज दो। पहली बार सब सेक्शन 1 में तो इतना बताया, रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। सब सेक्शन 2 में कह रहा है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। सबसेक्शन 3 में कह रहा है कि आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, जब ऑर्डर आ गया है मजिस्ट्रेट का, और पुलिस अब जो है अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी उसी तरीके से जैसे कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसी तरीके से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बाद, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं मतलब है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने का ये मतलब नहीं है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेंगे, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट वो अरेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सबसेक्शन है, सेक्शन 155 का, वो ये कह रहा है कि जहां पर केस रिलेट कर रहा है दो या दो से ज्यादा ऑफेंसेस से, मान लो एक ये ऑफेंस हुआ, वन ऑफेंस, और ये एक सेकेंड ऑफेंस हुआ, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफेंस है, ये सेकेंड ऑफेंस है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो यहां पर जो केस है, इन दोनों केसेस को मिलाकर के इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ही ट्राई किया जाएगा। मतलब एक केस कॉग्निजेबल है और दूसरा जो है केस वो नॉन कॉग्निजेबल है, लेकिन उसको ट्राई एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस ही किया जाएगा, और उसके उसमें जो है एफआईआर लॉन्च करी जाएगी अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 156 में बताया कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने का कॉग्निजेबल केस, तो ये एक बार देख लेना कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने का कॉग्निजेबल केस में। 157 में प्रोसीजर बता रखा है इन्वेस्टिगेशन का। तो देखो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर किस तरीके से, इमीडिएट इंटीमेशन, हर कंप्लेंट का और इन्फॉर्मेशन का जो भी कुछ हुआ है ऑफिस पुलिस ऑफिसर को मिला है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो वो मजिस्ट्रेट को भेज देगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट को भेज देगा वो सारी चीजें जो भी उस ज्यूरिसडिक्शन में है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, ऑर्डर करेंगे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कि वो इन्वेस्टिगेट करें उस स्पॉट पर जहां पर वो ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई भी फैक्ट या सर्कमस्टांसेस है केस से रिलेटेड वो सारी चीजें बताएं, और नेसेसरी मेजर्स जो भी जरूरी हो सकते हैं डिस्कवरी के लिए, अरेस्ट करने के लिए अक्यूज, वो सारे नेसेसरी मेजर्स वो लें। तो ये बड़ा ही जनरल सा सेक्शन है 157। प्रोसीजर बताया है। प्रोवाइजो में वही चीज कही गई कि जब रेप से रिलेटेड मामला है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी, रेजिडेंस पे करेगी उस विक्टिम के, या फिर जो भी प्लेस ऑफ चॉइस है, इन प्रेजेंस ऑफ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, गार्जियन या सोशल वर्कर के प्रेजेंस में। फिर उसके बाद 158 में बताया गया कि रिपोर्ट किस तरीके से सबमिट करी जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की आई है तो उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को सबमिट किया जाएगा, और अगर पुलिस ऑफिसर का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है मजिस्ट्रेट से तो वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के थ्रू करेंगे, यानी कि वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के थ्रू करेंगे और सुपीरियर ऑफिसर बताएंगे मजिस्ट्रेट को, ठीक है। फिर 159 में पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब यहाँ पर देखो 159 में सबसे पहले तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता था कि कहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का पावर है या इन्वेस्टिगेट करने का पावर है, इन्वेस्टिगेशन को होल्ड करने का पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन। सच मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच इन्फॉर्मेशन में डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, और इफ इट ही थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड और डेप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into preliminary inquiry करने के लिए, और otherwise to dispose of the case as मैं, तो यहाँ पर कौन कर रहा है, मैजिस्ट्रेट कर रहा है preliminary inquiry, ठीक है। फिर 160 आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो केस नहीं, यहाँ पर जो एज का चीज दे रखी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल से कम का बच्चा, ठीक है, मेल, 15 साल से कम का मेल, और 65 से अबव का मेल, the age of 65 years or a woman above the age of 65 years or a woman, या फिर ऐसी महिला जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, सॉरी फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड नहीं, कोई किसी भी महिला को नहीं बुलाया जाएगा। तो देखो 3-4 चीजें हैं, एक तो मेल 15 साल से अगर कम का है, और फिर 65 ईयर्स से अबव है, मेल है, तो इनको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। विमेन को भी नहीं बुलाया जाएगा, और मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो उनको भी नहीं बुलाया जाएगा, महिला को किसी भी स्तर पर नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है।
तो पुलिस ऑफिसर की यहाँ पर पावर है कि वो रिक्वायर अटेंडेंस कर सकते हैं विटनेस की, मतलब अपने क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में बुला सकते हैं, लेकिन ये सारे एक्सेप्शंस हैं जो कि ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और ये चीज होगी किस तरीके से, ये उनके रेजिडेंस पे जाएंगे, उनके घर पर जाएंगे सारी चीजें देखने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो भी उन्हें करना है, ठीक है। फिर रीजनेबल एक्सपेंसेस टू बी गिवन टू द पर्सन बाय द पुलिस ऑफिसर, ऐसा सुप्रीम सॉरी स्टेट गवर्नमेंट जो डायरेक्ट करे, द स्टेट गवर्नमेंट may by rules in this behalf provide for the payment by the police officer of the reasonable expenses of every person attending under subsection 1। जिसको भी वो बुला रहे हैं इन पर्सन के अगेंस्ट, जिसको भी वो बुला रहे हैं अटेंडेंस के लिए, उसको पैसा देना होगा, ठीक है, एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेजिडेंस। उसके रेजिडेंस पे अगर आप नहीं चाह रहे हो, बुला रहे हो उसको, तो पैसा दो, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 161 है, तो कह रहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है एग्जामिन करेंगे ओरली, ठीक है, ही में एग्जामिन ओरली, और जो आपकी ये विटनेस है ये बाउंड है आंसर करने के लिए हर क्वेश्चन को ट्रूली, एक्सेप्ट दैट आंसर, या सिर्फ वो आंसर वो नहीं देंगे जिसके लिए उनको लग रहा है कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लग जाएगा, ठीक है। पुलिस ऑफिसर भाई उन्होंने ओरली दिया है, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि रिड्यूस करना होगा राइटिंग में, और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है, मतलब ये ऐसा मैंडेटरी नहीं, इट मे बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो और वीडियो मीन्स। प्रोवाइजो ये है कि अगर रेप से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, विमेन की मॉडेस्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, तो विमेन पुलिस ऑफिसर ही इसको रिकॉर्ड करेंगी, ठीक है। इसमें नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोटेक्शन अक्यूज को इस सेक्शन के अंडर मिल रही है, मतलब इस सेक्शन के अंडर नहीं, जैसे आपका आर्टिकल भी 23 बात करता है ना, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो वो चीज, ठीक है, कोर्ट में भी अवेलेबल है और पुलिस इंटरोगेशन में भी अवेलेबल है, ये चीज नंदिनी सतपथी के केस में कही गई। फिर उसके बाद 162 स्टेटमेंट ऑफ पुलिस नॉट टू बी साइंड, ये देखना चाहो देख लेना। और 163 में बताया गया कि कोई भी इंड्यूसमेंट ऑफर नहीं किया जाएगा, कोई भी पुलिस ऑफिसर, ये पढ़ लेना एक बार, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन जो कि अथॉरिटी में है, कोई भी इंड्यूसमेंट ऑफर नहीं करेगा कि तुम बता दो हम तुम्हें क्या बोलते हैं अल्कोहल पिलाएंगे, या तुम्हारे घर में इतना पैसा दे देंगे, या थ्रेट, मतलब कि अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, इस तरीके का कोई भी काम जो है पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा, जो कि मेंशन है सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल पढ़ा होगा, और सेक्शन 24 पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 28 भी पता होगा कि सेक्शन 28 इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि अगर इस इंड्यूसमेंट को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है तो कन्फेशन रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है। कह रहा है बट नो पुलिस ऑफिसर और द अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय एनी कॉशन और अदरवाइज एनी पर्सन फ्रॉम मेकिंग इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर एनी स्टेटमेंट विच ही में बी डिपोज टू मेक। अरे खुद से अगर वो अपनी विल से कर रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो अपनी विल से कर सकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इंड्यूस नहीं करेगा। 164 में बताया गया 164 में बताया गया कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट। अब 164 जो है आज का हमारा लास्ट सेक्शन है, इसके बाद आगे आगे का हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मतलब कौन कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, ये बात पूछ ली जाती है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल, मतलब कौन कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है, कौन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है 164 के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दो बातें हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो सकता है ऐसा, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, or at any time afterwards before the commencement of trial। afterwards से कंफ्यूज मत हो जाना, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। और इसको वीडियोग्राफ भी किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड एडवोकेट। कंडीशंस हैं कुछ कि मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा कि आपके विल के अगेंस्ट आपके सॉरी ये जो एविडेंस है ये आपके अगेंस्ट यूज किया जाएगा, भाई अगर वो कन्फेस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट ही यूज किया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है, मतलब ये मजिस्ट्रेट को बतानी पड़ेगी, ये सब कंडीशंस है। और मजिस्ट्रेट रिफ्यूज कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो है बंदा किसी दबाव में आकर के कन्फेशन दे रहा है, यानी कि जो इसका कन्फेशन है वो वॉलंटरी नहीं है, तो मजिस्ट्रेट रिफ्यूज भी कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट करेंगे, अब इसी का उल्टा कर दो कि मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट करेंगे वॉलंटरी कन्फेशन को, और अगर वो अनविलिंग है कन्फेस करने के लिए तो इसको डिटेन नहीं किया जाएगा कस्टडी में। मान लो कि नहीं वो कन्फेस करना चाहता तो उसको कस्टडी में डिटेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें बताया कि सेक्शन 281 को कंप्लाई किया जाएगा, जो कि मेमोरेंडम के बारे में बता रहा है, ठीक है। कोई फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है तो उसकी वो जो है असिस्टेंस ले सकता है स्पेशल एजुकेटर की या फिर इंटरप्रेटर की। स्टेटमेंट जो भी कुछ होगी वो ओथ पर रिकॉर्ड करी जाएगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओथ पर रिकॉर्ड करा जाएगा ये सारी चीजें।
और अगर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड तो करेंगे ऑफ द पर्सन ऑफ द विक्टिम एज सून एज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस। जैसे ही नोटिस आया कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हुआ है, जैसे ही ये नोटिस आई उसी समय तुरंत ही जो है रिकॉर्ड कर लेना जरूरी है। ठीक है, एज सून एज द कमीशन ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें 164A आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये याद होना चाहिए कि 164A में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, 165 देखना चाहो देख लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेक्शन 167। तो एक बार सेक्शन 167 भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ चला गया, ऊपर ही है। एक सेकेंड, 166B 167 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अब मैं कुछ आपको इसके पॉइंटर्स बता दे रही हूँ। देखो, बेयर एक्ट की रीडिंग तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, तो जो भी कुछ पॉइंटर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग को याद रखने हैं और आप अपनी बेयर एक्ट में उसको मार्क कर सकते हैं, वो मार्क कर लीजिए। ठीक है, 167 में जब कहा कि इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं हो पाई है 24 आवर्स में, तब क्या, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है तो एक कॉपी ऑफ एंट्री नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ेगी। ठीक है, वो मजिस्ट्रेट, ये महत्वपूर्ण बात है, उनका जुरिडिक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, पुलिस कस्टडी 15 दिन की हो सकती है और जुडिशियल कस्टडी, ध्यान रखिए, पुलिस कस्टडी 15 दिन की हो सकती है और जो जुडिशियल कस्टडी है वो दो तरीके की हो सकती है। अगर डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, देखिए जो आपकी पीसी है वो 15 दिन की होगी। ठीक है, और जो आपकी जेसी है, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ या 10 साल से ऊपर का ऑफेंस है, 10 ईयर्स से अगर ऊपर का ऑफेंस है तो 90 डेज की जुडिशियल कस्टडी होगी। ठीक है, लेकिन अगर 10 ईयर्स से कम का ऑफेंस है तो सिर्फ 60 डेज की होगी। ठीक है, तो 90, 60, 15, 60, 90। ठीक है, कोई भी डिटेंशन नहीं किया जाएगा विदाउट पर्सन, मतलब पर्सन को पहले प्रोड्यूस करो, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद आप डिटेन करो करना चाहो तो। किसी भी जेएमएससी को यहाँ पर जो है ऑथराइज नहीं किया गया है ऑर्डर देने के लिए, जब तक कि हाई कोर्ट उन्हें ऑथराइज, जब तक कि हाई कोर्ट उन्हें एम्पावर ना कर दे तब तक जेएमएससी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये 60 डेज 90 डेज वाला टाइम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक प्रोवाइजो है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर डिटेंशन हो रहा है किसी भी महिला का जो कि 18 साल से कम उसकी उम्र है, तो उसको रिमांड होम में रखा जाएगा। मतलब उसको, मतलब ऐसी जगह पे जेल वेल में नहीं रखना, क्योंकि वो उसकी एज की वजह से, 18 साल से कम की अगर उसकी उम्र है तो उसको रिमांड होम में रखा जाएगा या रिकग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में उसको रखा जाएगा। दो जगह में से कहीं पर भी, ये प्री का सवाल है आपका कि कहाँ रखा जाएगा, तो रिमांड होम में या रिकग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में। अब दूसरी बात 2A में ये लिखी हुई है कि अगर जो आपका जेएम है वो अवेलेबल नहीं है, देखो ये वाली बात, यहाँ डिटेंशन शैल बी ऑथराइज्ड टू बी इन कस्टडी ऑफ रिमांड होम या फिर recognized social institution under 16 years of age women। ठीक है, अगर जेएम अवेलेबल नहीं है तो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कस्टडी के लिए कह सकते हैं, लेकिन वो कस्टडी 7 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, लेकिन वो कस्टडी जो है 7 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती, नॉट एक्सीडिंग द टर्म ऑफ 7 डेज इन एग्रीगेट। 7 दिन से ज्यादा की कस्टडी के लिए आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी मजिस्ट्रेट डिटेन कर रहा है उसको रीजन रिकॉर्ड करने होंगे कि क्यों डिटेन किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट जो भी ऑर्डर बना रहे हैं, जो भी ऑर्डर कर रहे हैं, उसकी एक कॉपी उन्हें सीजेएम को देनी होगी, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें सबसेक्शन 4 में लिखी हुई है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी होगी। सबसेक्शन 5 में कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप भी कर सकते हैं आपके ये मजिस्ट्रेट, अगर समन केस है। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन, देखो समन केस है, अगर समन केस है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हो पाई है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ये भी टाइम याद रखो कि 6 महीने के अंदर अंदर अभी पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं करी, और समन्स केस है, केस भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं जो इतना समय लग रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। ठीक है, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट, तो जो है इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर सकते हैं मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद सबसेक्शन 6 में बताया गया कि ये जो ऊपर ऑर्डर दिया है स्टॉप करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन को, ये सेशन जज इस ऑर्डर को अगर सेटिस्फाई है,
सेशन जज इस ऑर्डर को वेकेट कर सकते हैं, मतलब उस ऑर्डर को वो पलट सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। ये सेशन जज करेंगे कब, या तो उनके पास एप्लीकेशन आई है कि आप ऐसा करिए, ठीक है, या फिर वो अदरवाइज यानी सुओ मोटो भी कर सकते हैं। ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। बाकी की आगे की सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सेक्शंस हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं, लेकिन इन सेक्शंस को थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना जरूरी था। बाकी की जो सेक्शंस है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे ही सेक्शंस आगे के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा सवाल जो है वहां से नहीं बनते हैं, बनते हैं लेकिन इतने ज्यादा सवाल नहीं बनते। कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज हैं वहीं से ही सवाल आते हैं, ठीक है। यहाँ तक का आपका पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी केस डायरी वगैरह हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, वहां से भी सवाल कई सारे बनते हैं। तो उसके बाद से चीजें जो है थोड़ी सी आसान है, क्योंकि सिर्फ सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस रह जाता है, या कुछ ही चीजें हैं जो प्री में पूछी जाती है, कभी कभी नहीं भी पूछी जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अच्छे से आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।